जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र से संबंधित यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 20 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास, कॉपर 1 प्रतिचुंबकीय है जबकि कॉपर 2 अनुचुंबकीय है, कारण दीजिए। देखिए, कॉपर जो धातु होती है ये N+L के नियम का पालन नहीं करती। कॉपर जो धातु है ये N+L के नियम का पालन नहीं करती। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। अब यहाँ पर कॉपर फर्स्ट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कॉपर फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है ये +1 संयोजकता दर्शा रहा है, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इसका मतलब यहाँ कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा। कॉपर फर्स्ट का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 28। नेक्स्ट हमारे पास में कॉपर सेकंड दिया हुआ है, कॉपर सेकंड। अब इसका मतलब ये है कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ अब कॉपर जो बचेगा, कॉपर सेकंड, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 27। ठीक, तो अब इसमें अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतिचुंबकीय ये क्या होते हैं कि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है किसी भी परमाणु के लिए, उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तब हम कहेंगे कि वह तत्व प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय से संबंधित। देखिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, Cu+ यानी कि हम कॉपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s में नहीं जाएगा, 4s में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। 3d में पहले भरा जाता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो N+L के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो 3d में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10। काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10, ये 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए 3d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। d के लिए हमारे पास में यहाँ पे 5 ब्लॉक्स होते हैं, 5 डिब्बे बनेंगे यहाँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब आप यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल जो है या डी उपकोष जो है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हैं, युग्मित हैं। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, जो कॉपर फर्स्ट जो है हमारा, ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगर हम Cu2+ के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 27। तो 27 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। तो यहाँ आप 3d जो ऑर्बिटल है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको भरेंगे, इसमें भी 5 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 और 5। देखिए, आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे 3d उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या है, अयुग्मित है, जो कि युग्म में नहीं है, अकेला है। ठीक है,
तो ये क्या है, 3D उपकोष यानी कि d ऑर्बिटल और साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। तो Cu2 प्लस या आप Cu2 जिसे बोल सकते हैं, ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास। CO2 तथा N2O अणु समान वेग से गति करते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तरंग दैर्ध्य से संबंधित है, इसका मतलब हमारे पास में इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, डी ब्रोगली समीकरण की। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, जिसमें h जो होता है ये क्या है, h क्या है इसमें, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक है। नेक्स्ट वेग जो है ये हमारे पास में दोनों में क्या दिया हुआ है, CO2 और N2O दोनों के लिए समान वेग दिया हुआ है, इसका मतलब वेग भी क्या है इसमें, नियत है हमारे पास में। तो देखिए लेमडा इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/m, बिकॉज h और v जो है या इसका वेग जो है ये दोनों क्या है, नियत है, ठीक है। तो अब इस व्यंजक से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालेंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, m यानी द्रव्यमान चाहिए। तो द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान m ये कैसे निकालेंगे, या मोलर मास हम जैसे बोल सकते हैं। CO2 के लिए मोलर मास क्या होगा, CO2 का मोलर मास होगा, कार्बन, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 धन, ऑक्सीजन 2 है तो 2 यहाँ लगा देंगे, और कोष्टक में ऑक्सीजन और उसका परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ पे 16। जब आप इसे काउंट करेंगे कितना होगा, 12 और ये 16 दूनी 32, तो इसका योग हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान आया 44। इसी तरह से N2O के लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग। N2 मतलब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो यहाँ 14 दूनी ये 28 और प्लस ये 16, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 44। देखिए CO2 और N2O दोनों के लिए यहाँ पे द्रव्यमान या m की वैल्यू कितनी आ रही है, 44, ठीक। तो अगर मैं लेमडा या तरंग दैर्ध्य बोल सकता हूँ, ये मैं CO2 के लिए निकालूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास में 1/44, ठीक। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं तरंग दैर्ध्य N2O के लिए निकालूंगा तो ये भी मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 1/44, ठीक है ना। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात देखेंगे हम, लेमडा CO2 अनुपात लेमडा N2O, ठीक है। इनका अनुपात क्या आ रहा है, 1/44 और 1/44, तो ये जब कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1:1। तो इस तरह से CO2 एवं N2O अणु समान वेग से गति करते हैं, तब इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होता है, 1:1, या दोनों का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण के साथ लिखिए। तो देखिए इसमें पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये रहा आपके सामने, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यही है, इलेक्ट्रॉनों से भरने से संबंधित होता है। इसमें एक ही उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यहाँ पे किसी उपकोष में अगर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो पहले एक एक करके सभी डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में डबल से उसका युग्मन करते हैं, यानी कि विपरीत क्रम में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पर पदार्थ की द्वैत प्रकृति को कॉपी कर रखा है पहले से, क्योंकि अगर मैं अभी लिखता हूँ तो टाइम ज़्यादा होता है और वीडियो थोड़ी लंबी सी हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पहले से कॉपी कर रखा हूँ। आप जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
देखिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश होती है, जो लाइट होती है, ये क्या करती है, ड्यूल नेचर दर्शाती है। हमारे पास में इसके दो नेचर होते हैं। पहला ये कि ये कणी प्रकृति भी दर्शाएगा, और दूसरा ये कि ये तरंग प्रकृति भी दर्शाएगा। ठीक है, तो इसी को फिर डी ब्रोगली ने भी समीकरण दे करके समझाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे, यह एच हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था कि धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी धातु पर अगर हम उसकी उच्च आवृत्ति या उसकी उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोष अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से अधिक स्थायी होते हैं, क्यों। देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ कॉपी कर रखा है। 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें मेन हमारे पास में। सममित विन्यास अधिक स्थायी होता है, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण उपकक्ष सममित माने जाते हैं, इसलिए D4 की अपेक्षा D5 जो होगा ये ज़्यादा स्थायी होगा, D9 की अपेक्षा D10 जो होगा ये ज़्यादा स्थायी होगा। देखिए, आप लोग अक्रिय गैसों को भी देखेंगे। अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अक्रिय गैसें, तो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी अन्य धातु से क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना या उनमें इलेक्ट्रॉन जाना बड़ा मुश्किल सा होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये गैसें क्या होती हैं, अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरी होती हैं। ठीक इसी तरह से अर्धपूर्ण भी क्या होता है, अत्यधिक स्थायी ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अभव सिद्धांत क्या है, और उससे अगला प्रश्न है N+L नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, दोनों प्रश्नों का आंसर मैंने एक साथ यहाँ पे कॉपी कर रखा है और दोनों के लिए उदाहरण भी है यहाँ पे, है ना। तो N+L का नियम या अभव का नियम दोनों एक ही चीज़ होता है, इसलिए मैंने इसके आंसर दोनों के साथ में रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्वांटीकरण क्या है। देखिए, क्वांटीकरण की परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है, किसी गुणधर्म के लिए विविक्त मानों के प्रतिबंध को क्वांटीकरण कहते हैं। और फिर यहाँ पे इस आंसर में हम किस तरह से थ्योरी लिखेंगे, तो यहाँ पे थ्योरी भी मैंने लिख रखी है। जो यहाँ मैंने कट किया है इसे आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने इसे भी कट कर रखा है, तो इसे भी आप नहीं लिखेंगे, बाकी सब आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।